जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है ना, जो बिज़नेस होता है, बिज़नेसमैन जो होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो जो है चीज़ों को बाय प्रोडक्ट नहीं लेके चलता, वो बाय माइंड लेके चलता है। पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की कम्युनिटी एआई से किस तरीके से फ़ायदा उठा रही है और हम लोग किस तरीके से उसको राइट यूज़ नहीं कर पा रहे। कि आप स्किल सेट इतना अच्छा डेवलप कर दें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास खुद ब खुद चल के आएगी। कि रिसर्च सेंटर बनाने चाहिए। अपनी कंट्री को कंपेयर करें डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, तो हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं, कितना पीछे हैं, ट्रेनिंग्स की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, आईटी इंडस्ट्री की बात करें, डिजिटल एरा की बात करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे मुल्क के अंदर है ना, जो दूसरे मुल्कों में नहीं है, वो है हम लोग इनोवेशन पे काम नहीं करते। 2000 किलोमीटर का फासला है ईरान और इज़राइल के दरमियान। तो अब जो पूरी दुनिया के अंदर जो एक्चुअली में अब वो जो इज़राइल है वो 2000 किलोमीटर से फ्लाई करके आके कंपाउंड के अंदर एग्ज़ैक्ट जो है वो अटैक कर रहा है। देखिए, इससे हमें मुस्लिम उम्मा को सीखने की ज़रूरत है। हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उवैस खान। आज हमें जॉइन किया है वहाब यूनुस ने, जो कि पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं और इन्होंने पीटा के चेयरमैन भी हैं। एक लेटेस्ट इन्होंने पीटा की भी कम्युनिटी स्टार्ट की है। वहाब कैसे हैं आप? मैं ठीक-ठाक, थैंक यू सो मच। थैंक यू वहाब फॉर कमिंग। वहाब से आज हम बात करेंगे डिजिटल अपलिफ्ट की। एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके से नेक्स्ट टेक जनरेशन को क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने को आ रहे हैं उस पे। सबसे पहले वहाब आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा-सा अपना ब्रीफ अपनी जर्नी के बारे में बताएँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले तो अवैस भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट के ऊपर बुलाया। और चूँकि हम चाहते हैं कि हम अपनी यूथ को अपलिफ्ट कर सकें, हुँ, तो इस हवाले से ये जो आपकी कोशिश है, ये बहुत ज़बरदस्त है। मेरा भी आगाज़ एक बहुत स्मॉल स्टार्टअप से हुआ। हुँ, और उससे भी पहले मेरी स्टडीज़ बड़ी मतलब काफ़ी हर्डल थी, क्योंकि आई बिलॉन्ग टू अ मिडल क्लास फैमिली। तो हमारे मिडल क्लास के जो चैलेंजेस होते हैं, वो बड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ाई के साथ-साथ अपने फाइनेंसेस को भी मैनेज करना होता है और सर्वाइव करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव पास्ड माय एमबीए स्पेशलाइज्ड इन मार्केटिंग, और मैंने 2010 के अंदर अपनी एमबीए की स्टडीज़ को कंप्लीट किया। आफ्टर कंप्लीशन माय पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने एक नॉर्मल, जिस तरीके से एक स्टूडेंट होता है जो करियर के लिए आगाज़ करने के लिए पर मारता है या तोलता है या इधर-उधर सर्वाइव करता है, तो मैंने भी उसी तरीके से आगाज़ किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट के अंदर उस वक़्त भी और आज भी सेम सिचुएशन है। आज बल्कि मैं समझता हूँ कि अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा है। हुँ, लेकिन 10 टू 15 इयर्स बैक हुँ, अपॉर्च्युनिटीज़ इंटरनेट ना होने की वजह से, उस तरीके से पेनिट्रेट ना होने की वजह से अपॉर्च्युनिटीज़ ना होने के बराबर होती थी। हुँ, इवन कि आपको अपनी सीवीज़ भी बाय हैंड देनी पड़ती। हुँ। तो बहरहाल हमें याद पड़ा है जो हमारा वक़्त था तब तो हम नॉक करके जी। जाते थे और कहते थे कि हमारी सीवी हाँ, जो है मेरी आप सीवी रख तो लें। ये इस तरीके से उस करियर को आगाज़ किया। एक इंटर्नशिप से अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ किया। 6 महीने से 8 महीने तक मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप की, अच्छा। 3000 के ऊपर, तो वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा लर्निंग मिली। हुँ, तो एक हम्बल स्टार्ट था, और वहाँ से फिर मैंने अपने करियर का प्रॉपर कॉर्पोरेट के अंदर स्टेप इन रखा। अच्छा, मीनव्हाइल मैं थोड़ा-सा इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि इसमें जो यूथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमारी जो यूथ होती है, हुँ, ये बात बताने का मकसद ये था कि हमारी यूथ ये समझती है कि वो मार्केट में जैसे ही एंटर होगी, तो उसको कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जो है, वो हाथों-हाथ ले लेती होती हुँ। है। लेकिन एक्चुअली में ये उसके खुमार को कम करने की ज़रूरत है कि आपको असल चैलेंजेस मार्केट में उतरने के बाद ही आते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी मैं आगे बताऊँगा कि किस तरह आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ किस तरीके से आप एक मार्केटिंग बैकग्राउंड से एक कॉर्पोरेट आईटी इंडस्ट्री में आपने जब जंप इन किया, ये स्विच कैसा था? इसके बारे में बताओ। हमारी देखने वाली काफ़ी ऐसी ऑडियंस है, जो समझती है, जो कहती है कि यार मेरी तो आईटी की डिग्री नहीं है, मेरा तो बैकग्राउंड मार्केटिंग का है, मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स का है, तो मैं किस तरीके से आईटी इंडस्ट्री में जंप अच्छा, पहले तो अवैस भाई एक चीज़ समझनी है, जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है ना, जो बिज़नेस होता है, बिज़नेसमैन जो होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो जो है चीज़ों को बाय प्रोडक्ट नहीं लेके चलता, वो बाय माइंड लेके चलता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि कोई बंदा फाइनेंस के अंदर डिग्री लेता है, और वो डिग्री लेने के बाद वो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी बना लेता है। हुँ, तो आप समझेंगे यार ये क्या साइंस है? एक्चुअली में उसका इंटरेस्ट मार्केटिंग एजेंसी में था। फाइनेंस जो उसने पढ़ी है वो उसकी सिर्फ़ तालीम थी। तो एक तो चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ अपने व्यूअर्स को, कि पढ़ाई का बिज़नेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। हुँ, बिज़नेस का माइंडसेट के साथ ताल्लुक होता है। आपका एक्चुअली में जो क्वेश्चन है कि मैं
मार्केटिंग से आईटी में कैसे चला गया, तो एक्चुअली में सारी चीज़ें मार्केटिंग से ही जुड़ी हुई हैं। हुँ, आईटी की जो लाइन है उसके अंदर जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर, देखिए मैं एक डेवलपर नहीं हूँ, हुँ, लेकिन मेरा जो इंस्टीट्यूट है पीएनवाई ट्रेनिंग, वो वेब डेवलपमेंट की बहुत ज़बरदस्त एक रेंज ऑफ़र करता है हुँ, अपने जो मार्केट के अंदर। लेकिन मैं डेवलपर नहीं हूँ, तो मुझे कैसे पता कि डेवलपमेंट, मैंने उस तरह के बंदे हायर किए हुए हैं कि जो कंसल्ट करके चीज़ें हमें गाइड करके बताते हैं। मैं एक्चुअली में मेरा विज़न जो है वो उस पूरे स कंपनी के अंदर चलता है। हुँ, तो बिज़नेस आइडियाज़ जो होते हैं ना, वो टोटली स्टडी बेस्ड नहीं होते। हुँ। उसके पीछे आपको वो कॉन्सेप्ट चाहिए होता है जिसकी बेस के ऊपर आपने उन बंदों को अपने साथ जोड़ के अच्छा मार्केट में भाई, लाना होता है। मुझे माइंडसेट की अगर हम बात करें, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की बात करें, तो वो किस तरीके से बिल्ड होता गया आपका और किस तरीके से आपने उस पे वर्किंग की? क्योंकि हमारी देखने वाली ऑडियंस बहुत सी ऐसी है, जो ये समझती है कि जी मुझे अपना कारोबार करना है, मुझे अपना बिज़नेस करना है, तो उसके लिए वो माइंडसेट किस तरीके से बिल्ड किया जाए? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा-सा बताता चलूँ कि मेरे मल्टीपल बिज़नेसेज़ हैं। हुँ, मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए कि बिज़नेस के अंदर जो मैंने अभी बात की है कि आपको बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं, आपको माइंडसेट की ज़रूरत है। जैसे कि मेरे 4 से 5 बिज़नेसेस हैं। नंबर 1, हम आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर एक प्रॉपर पाकिस्तान का नंबर 1 अदारा है जो कि आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को रिप्रेज़ेंट करता है, और हमारे पूरे पाकिस्तान में 8 ब्रांचेज़ हैं फिज़िकल, हुँ, जिसमें लाहौर में 4 है, रावलपिंडी, मुल्तान, इस्लामाबाद, और हुँ, अब हमने यूएई में भी जो है वो अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया है। इसके अलावा मेरा पीएनओ पिंक के नाम से प्रोजेक्ट है जिसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट, सैलून मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करवाते हैं, नाइस। मेकअप आर्टिस्ट बनाते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट बनाते हैं, जबकि मेरा इस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, अभी आप सुनते जाइएगा। फिर हमारा एक प्रोडक्ट है पीएनवाई जीनियस जिसमें हम बच्चों को, छोटे बच्चों को आईटी की ट्रेनिंग्स करवाते हैं। फिर मेरा एक प्रोजेक्ट है एराफ्लिप टेक, जो एक टोटली कंप्लीट गेमिंग स्टूडियो है, हुँ, जो कि हम यूनिटी के ऊपर गेम बना के गूगल प्ले स्टोर के ऊपर लॉन्च करते हैं। हुँ, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा इन सारी फील्ड्स के साथ कोई बैकग्राउंड नहीं है। यस। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, एक बिज़नेसमैन बनना चाहता है, तो वो आइडिया पे काम करता है और सही मार्केट से बंदा उठा के उसको एक विज़न देता है, और उस विज़न के थ्रू वो उस आइडिया को लेके चलता है। हुँ, तो ये इसका सिंपल आंसर है कि आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आपने ये नहीं सोचना कि उस बिज़नेस के अंदर आपकी कोई इंजीनियरिंग होनी ज़रूरी है हुँ। या आपकी सर्टिफ़िकेशन होने की ज़रूरत है। आपके पास वो बिज़नेस स्किल होने की ज़रूरी है, जिसके थ्रू आप पैसा बना सकें। नेगेटिव कॉन्फिडेंस और गुड कॉन्फिडेंस जो है, इसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, नेगेटिव कॉन्फिडेंस और गुड कॉन्फिडेंस के में एक ही चीज़ फ़र्क होती है, और वो होता है आपका एटीट्यूड। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वर्ड के अंदर अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ, तो वो आपका एटीट्यूड है जो आपको नेगेटिव या पॉज़िटिव देता है। हुँ, अब इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरीके से है कि मैं एक बिज़नेस करना चाहता हूँ। अब उसमें या तो मैं अपने कंपैरेटर को क्रश करके बिज़नेस करना चाहता हूँ, या मैं उससे बेहतर प्रोडक्ट बना के बिज़नेस करना चाहता हूँ। हुँ, इसको आप कहते हैं कि पॉज़िटिव माइंडसेट, एटीट्यूड। या नेगेटिव। हुँ, ये एक सिंपल आंसर है इसका। बेहतरीन, वंडरफुल। अ, डिजिटली अगर हम बात करें, अगर हम अपनी कंट्री को कंपेयर करें डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, तो हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं, कितना पीछे हैं? ट्रेनिंग्स की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, आईटी इंडस्ट्री की बात करें, डिजिटल एरा की बात करें, और उसमें जिस तरीके से आपका एक्सपोज़र है इंटरनेशनल मार्केट का, माशाल्लाह से आप डिफरेंट जो टैटेक्स हैं, वेब समिट्स हैं, और यूएई में भी आपने अपना सेटअप स्टार्ट किया है। तो क्या डिफरेंस, और हम इस टाइम कितना पीछे हैं, और हम लोग उसमें एज़ अ कम्युनिटी पाकिस्तान की क्या रोल प्ले कर रहे हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे मुल्क के अंदर है ना, जो दूसरे मुल्कों में नहीं है, वो है हम लोग इनोवेशन पे काम नहीं करते। हम लोग वेट करते हैं इनोवेट होने का। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। यस। अभी आप रिसेंट के अंदर जो एक वॉर देख रहे हैं, उस वॉर के अंदर आपने देखा होगा कि अभी रिसेंट पास्ट के अंदर कि इज़राइल ने जब ईरान के ऊपर स्ट्राइक की, तो एग्ज़ैक्ट लोकेशन के ऊपर उन्होंने, अगर आप वो एक इमेज देखें, तो आप दिखाएँ भी स्क्रीन पे, बिल्डिंग के अंदर एग्ज़ैक्ट लोकेशन के ऊपर जहाँ पर उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठा हुआ था, उस 3 बिल्डिंगों के अंदर उस ख़ास कंपाउंड के ऊपर वो बम जो है आके लगा है। इसको बिल्कुल। दिस इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी, कि आप 2000 किलोमीटर का फ़ासला है ईरान और इज़राइल के दरमियान। हुँ, तो अब जो पूरी दुनिया के अंदर जो एक्चुअली में अब वो जो इज़राइल है वो 2000 किलोमीटर से फ्लाई करके आके कंपाउंड के अंदर एग्ज़ैक्ट जो है वो अटैक कर रहा है। देखिए, इससे हमें मुस्लिम उम्मा को सीखने की ज़रूरत है। हमें एप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का राइट इस्तेमाल किया। नो डाउट दुःख ज़रूर है, हुँ, क्योंकि ईरान हमारा भाई है। बिल्कुल। हम सब मुसलमान हैं, मोमिन हैं। लेकिन इस चीज़ से हमें ये सबक लेने की ज़रूरत है कि अब हमारी जनरेशन को
यूथ को और स्पेशली मुसलमानों को टेक्नोलॉजी सीखने की ज़रूरत है। हुँ, तो अगर आप वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की बात करें, आप जब आप जाते हैं तो वो लोग इनोवेशन की बात करते हैं। हुँ, वो नए आइडियाज़ की बात करते हैं, वो रिसर्च सेंटर की बात करते हैं। यहाँ पर आपके पाकिस्तान के अंदर कोई रिसर्च सेंटर नहीं है, कोई बजट नहीं है, हुँ, कोई इसके ऊपर काम नहीं करता। तो मुझे जो लगता है जो सबसे बड़ा डिफरेंस है जिसपे हमें एज़ ए नेशन भी काम करने की ज़रूरत है और एज़ ए मुस्लिम उम्मा भी काम करने की ज़रूरत है, वो है टेक्नोलॉजी और रिसर्च और इनोवेशन की। हाँ। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएँ कि आपने गवर्नर ऑफ पंजाब से मीटअप जिस तरीके से आजकल जो हैं, बहुत मीटअप्स भी हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट इस तरीके से आईटी को सुनने में तो बहुत ही आया था कि पीछे खड़ी हुई है, प्रमोट कर रही है और साथ खड़ी हुई है, हेल्प आउट कर रही है। तो इसमें उनका इन रियल बाउंड्रीज़ पे क्या उनकी अमल दरामद है? अच्छा ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पे काम नहीं कर रही। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने अपने हिसार के अंदर रहते हुए बहुत अच्छा काम हुँ, कर रही है। मैं इसको इसलिए एप्रिशिएट करूँगा रिसेंट पास्ट में। या पहले नहीं था, अब उनको ये समझ आ चुकी है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, उसकी एक रीज़न भी है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये जान चुकी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, प्रोडक्शन यूनिट बंद हो चुके हुए हैं। हुँ, आप बिजली आपके पास है नहीं अपने उसको देने के लिए, तो आप कैसे मैन्युफैक्चरिंग सोलर पे करेंगे? हमने टैक्स लगा दिए, नए सोलर पे क्रेडिट आपने दे टैक्स दिए। लगा दिया, वो उनकी एक पॉलिसी है। लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास इस वक़्त गवर्नमेंट को देने के लिए कुछ भी नहीं है अपनी अवाम को। और हर साल आपके तकरीबन 4 से 5 लाख यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स पास आउट हो रहे हैं। पास आउट हो रहे हैं। अब ना गवर्नमेंट के पास है जॉब देने के लिए, ना प्राइवेट सेक्टर के पास है जॉब देने के लिए। तो अब 2 चीज़ें हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करने की भी ज़रूरत है और गवर्नमेंट काम कर भी रही है। पहली चीज़ आईटी ट्रेनिंग्स। आप बच्चे को खुद कफ़ील बना दो। जैसे कि उनका एक प्रोजेक्ट है नैफटेक, जिसके अंदर वो फ्री आईटी ट्रेनिंग्स प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के थ्रू पूरे पाकिस्तान के अंदर करवा रहे बिल्कुल, हैं। इट्स अ वेरी गुड साइन, मैं गुड इसको बड़ा एप्रिशिएट गुड करता हूँ। इनिशिएटिव है। दूसरा उनका जो इनिशिएटिव है, जो कि बहुत लिमिटेड है लेकिन इसको अब लार्जर स्केल पे लाने की ज़रूरत है नैपटेक की तरह, वो है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को डेवलप करना। यस, इसके अंदर उनका उनको प्लान सपोर्ट हाँ, करना, सपोर्ट करना, फंडिंग्स उनको प्रोवाइड करना। फंडिंग करना, उनको स्पेस देना, उनको कोवर्किंग स्पेस की शक्ल में सपोर्ट करना, तो उसके अंदर वो अब प्लान 9, प्लान एक्स की शक्ल के अंदर वो काम कर रहे हैं। हुँ, हुँ। लेकिन ये अभी भी ई-रोज़गार जैसे ई-खिदमत मराकज़ यस, के अंडर जो है आई एम नॉट रॉन्ग ई-रोज़गार के नाम से वो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो उस पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये लार्जर स्केल पे स्मॉल एंटिटीज़ को, स्मॉल स्टार्टअप्स को ऊपर लाने की ज़रूरत है, लेकिन अभी उस पे उस तरीके से काम नहीं हो रहा। बिल्कुल। एआई की बात कर लें, हर बंदा एआई एआई कर रहा है आजकल। तो एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की कम्युनिटी एआई से किस तरीके से फ़ायदा उठा रही है और हम लोग किस तरीके से उसको राइट यूज़ नहीं कर पा रहे? अच्छा एआई का प्रॉब्लम एआई के नहीं है, बात है प्रॉम्प्ट एक्सेप्टेबिलिटी इंजीनियरिंग का, का। हुँ, एक्सेप्टेबिलिटी का, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, हुँ, आपकी एक्सेप्टेंस का। इस वक़्त वेस्टर्न के अंदर अगर आप चले जाएँ, तो पूरे वेस्टर्न के अंदर आपके जो हैं, वो तमाम स्टोर जो है, वो एआई बेस्ड हो चुके हुए हैं। बिल्कुल। हुँ, वहाँ पर ह्यूमन लेस जो है एनवायरनमेंट काम करता है। आप अपना प्रोडक्ट उठाते हैं और इतने बड़े स्टोर के अंदर 5000 स्क्वायर फीट के अंदर आपको असिस्ट करने वाला कोई नहीं होता। रैक के ऊपर सिर्फ़ ये लिखा हुआ है कि ये इसकी कैटेगरी है, आप अपना सामान उठाया। आप गए काउंटर पे, वहाँ पे एक मशीन है, वहाँ पर आपने ड्रॉप बॉक्स के अंदर ऐसे फेंका, उसने उसके बारकोड को खुद ही मशीन ने पढ़ा और साथ ही क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की, कार्ड की मशीन लगी हुई है, आपने अपना कार्ड लगाया, प्रोडक्ट के अंदर आपने लिफ़ाफ़े के अंदर अपना प्रोडक्ट डाला और आप और आप आउट हो गए। चले गए। ये एआई है। एक्चुअली में आपने ऑटोमेट कर दिया सर, सिस्टम को। इस चीज़ को कुछ लोग कह रहे हैं कि ह्यूमन की जॉब्स भी इफ़ेक्ट नहीं, होंगी। इस पे हम नेक्स्ट आते हैं कि वो गलत कह रहे हैं। गलत क्या है? वो गलत कह रहे हैं, वो कैसे मैं उसको साबित हुँ, करूँगा। अभी हम बात आते हैं एक्सेप्टेबिलिटी की। एक्सेप्टेड। पहली बात है कि हमारे अवाम के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। तो एआई को देखिए आज आज अगर फ़ेसबुक हुँ, आप कहते हैं कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती। उसकी एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ी ये है। आज फ़ेसबुक कहता है कि मुझे 50 सिर्फ़ 50 की बात कर रहा हूँ मैं 500 हज़ार की बात नहीं हुँ, कर रहा। 50 एआई के इंजीनियर चाहिए। बिल्कुल। और मैं आपके मुल्क लाहौर के अंदर अरफा करीम टावर जो है, उसके अंदर मैं स्पेस पूरा फ्लोर लेकर वहाँ पर ये पूरा का पूरा सेटअप खड़ा करना चाहता हूँ और मैं 1 अरब डॉलर या 1 अरब रुपीज़ जो है वो उस पे लगाना इन्वेस्ट चाहता हूँ। हुँ, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों ने ये करना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहेगा कि मुझे सिर्फ़ 50 हाइली क्वालिफाइड इंजीनियर दे दो एआई के। क्या आप दे सकते हैं? नहीं, तो कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी? ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यही मैं बताता हूँ और सब लोगों को यही चीज़ मैं सबसे डिस्कस करता हूँ कि आप स्किल सेट इतना अच्छा डेवलप कर दें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास खुद ब खुद चल के आएगी। आपको यहाँ से बंदे वहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपनी कॉस्ट बचानी है।
एप्पल अगर आता है तो वो चाइना और इंडिया में आता है। हुँ, टेस्ला आता है तो वो इंडिया के अंदर आता है, क्योंकि वहाँ पर उसको वो चीप लेबर हाइली क्वालिफाइड मिलती है। यस। तो ये सबसे बड़ी रीज़न है कि हमारे पास एआई एक्सेप्टेंस नहीं है। हमें सबसे पहले अब सीखने की ज़रूरत है कि हम एआई की टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस और इस तरह की जो क्लाउड कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसके अंदर प्रॉपर अपने आप को क्वालिफाइड इंजीनियर बनाएँ। हमारी यूनिवर्सिटीज़ अभी भी वही एब्सोल्यूट डाटा पढ़ा रही हैं जो कि बुकिश नॉलेज है। आपका यूनिवर्सिटी का निकला हुआ ग्रेजुएट जो है वो कहीं पर भी स्टैंड ही नहीं कर सकता। हुँ, वो कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर सकता। उस स्किल सेट की कमी है स्किल उसमें। सेट की कमी है। लेटेस्ट टैग की लेटेस्ट टेक। उसके पास वो लैबोरेटरीज़ और रिसर्च सेंटर ही नहीं है जहाँ पर जाकर वो उस चीज़ के एक्सपेरिमेंट कर सके। मेरा यहाँ पर इत्तेफ़ाक हुआ एक यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का, मैं नाम नहीं लूँगा, हुँ, और काफ़ी बड़ी लाहौर के अंदर वो यूनिवर्सिटी है और बहुत बड़ा नाम है। और मैं हैरान हो गया और परेशान हो गया जब मैं उनके रिसर्च सेंटर के अंदर गया। वहाँ पे चूहे दौड़ रहे हैं। हुँ, वहाँ पर जो है वो सामान ऐसे बिखरा हुआ है जैसे कोई क जस्ट लाइक कबाड़ खाना। तो मैं स्क्रैप हाउस में आ गया हूँ कि वहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट ही नहीं है। और मुझे बताया गया जी कि ये रिसर्च सेंटर है। मैंने कहा यार, ये अगर रिसर्च सेंटर का ये हाल है, तो मतलब जो है आगे क्या, हमने क्या इसमें से प्रोड्यूस करना है? क्या प्रोड्यूस कर। तो ये एक अलमिया है हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। यहाँ पर सबसे पहले जो सजेशन ये है कि रिसर्च सेंटर बनाने चाहिए, जिसके अंदर हम न्यू जो टेक्नोलॉजीज़ है, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट, उनकी ऑटोमेशन और उसके ऊपर सारी चीज़ें वहाँ पे उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। अच्छा, वहाँ रिसेंटली आपने ये जो पीटा का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, आपने डिफरेंट मीटअप्स करवाए हैं, फैसलाबाद मीटअप्स, मुल्तान मीटअप करवा रहे हो, लाहौर मीटअप्स करवाए हैं। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? और आपको क्या लगता है कि आपने ये क्यों स्टार्ट किया और क्या माइंडसेट है जिसको आपने चेंज करने का एक विजन सोचा हुआ है? अच्छा, वैसे भाई मेरा काम करने का तरीका ये है कि मैं जब भी जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आता हूँ, तो मैं उस इंडस्ट्री के अंदर कोशिश करता हूँ कि मेरे आने से उस इंडस्ट्री के अंदर बेनिफिट हो सके। बेनिफिट हो। अगर आपका कंट्रीब्यूशन उस इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, मैं रात को एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जो कि ओशन गेट, जो टाइटन हुँ, के ऊपर, नेटफ्लिक्स के ऊपर एक हुँ, डॉक्यूमेंट्री कल ही रिलीज़ हुई है। और उसके अंदर जो उसका सीईओ था, स्टॉक के नाम से उसका नाम है, जो कि मर चुका हुआ है अब, हुँ, उस टाइटन के अंदर जब वो, काफ़ी पाकिस्तानी भी थे 2, तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी हुई थी। तो उसके बारे में उसका जो स्टाफ कह रहा था ना, मैंने एक कॉमन चीज़ उसमें उसकी पकड़ी, वो था, ही इज़ अ क्रेज़ी मैन। या वो एक पागल आदमी है। पागल आदमी था, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि अब वो दुनिया में नहीं है। तो आपको अपने जुनून की हद तक उस इंडस्ट्री के अंदर काम करना होता है, ताकि आपकी वैल्यू एडिशन हो सके। हुँ, तो मेरा भी हमेशा से कॉन्सेप्ट रहा है कि जब आप किसी इंडस्ट्री के अंदर आए, तो उसके अंदर वैल्यू एडिशन दे के इस दुनिया से जाएँ, हुँ, ताकि फ़ायदा हो। अब जब मैं आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की इंडस्ट्री के अंदर आया, स्टेप इन हुआ, मेरी ये फ़ील्ड नहीं थी। मैं इसके अंदर कुदरती तौर पे आया। हुँ, तो जब मैं इसके अंदर आया, तो मैंने इसके अंदर देखा कि रिक्शे वाले की यूनियन है, सब्ज़ी वाले की यूनियन है, आपकी हाल रोड की यूनियन है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर इंडस्ट्री में 10 साल काम किया, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे बड़ों ने जो पिछले थे, उन्होंने कोई यूनियन के ऊपर काम ही नहीं किया। सर आज से 2-3 साल पहले ही चले जाएँ, हम तो एक-दूसरे को कॉम्पिटिटर समझते थे कंपैरेटर समझते कि थे। आपके साथ नहीं बैठना, अच्छा वहाँ वो आ रहा है तो हम नहीं वहाँ हम जाएँगे। नहीं वहाँ जाएँगे। यस। और लिटरली मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है अवैस भाई, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे इतना ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। मैंने अभी मीटअप स्टार्ट किए हुए हैं। लाहौर में मैंने 2 मीटअप्स करे, फिर मैं फैसलाबाद गया, आप मैं क्वेटा जा रहा हूँ। तो मुझे इतना ज़्यादा उसके ऊपर फ़ोर्सफुली जो है वो रिबटल आ रहा है कि ये आप मीटअप्स क्यों करवा रहे हैं, और लोग आना ही नहीं चाहते आप उसके ऊपर। यकीन करें, आप उन लोगों से फर्स्ट टाइम मिले होंगे जो आपकी ही सेम इंडस्ट्री में 8-8 साल से काम कर 8-8 रहे हैं, साल लेकिन नहीं सर, उनसे बात आती है। 25-25 साल से 25 काम साल कर रहे हैं। बात। 25-25 साल से मेरे से एक एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट अदारा है, और बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह उनका। और उनके सीईओ ने जब मैंने उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने कहा जी, ये मैंने 2000 के अंदर ये कॉन्सेप्ट सोचा था। सोचा तो मैंने कहा सर, अगर आप उस वक़्त ये कॉन्सेप्ट सोच के एग्ज़ीक्यूट कर देते, तो आज हम आपके मेंबर होते। बड़ा। तो कहने का मकसद ये है कि कभी न कभी किसी न किसी ने तो स्टेप इन लेना था। तो पीटा के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मैंने आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और उससे नाइस। जुड़े हुए लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म पे जमा होने का एक मौका दिया है। बेहतरीन। और उनको मैंने ये कहा है कि हम अपनी तमाम मुखालफत को साइड में रख के सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इंडस्ट्री के ऊपर इंडस्ट्री काम के लिए। करेंगे। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमारे साथ मसले-मसाइल हैं, जो हमारे साथ बॉडीज़ जुड़ी हुई हैं, उनको हमने किस तरीके से डील करना है, और अपने और इंडस्ट्री के फ़ायदे के अंदर रहते हुए हमने कैसे डेवलपमेंट लानी है। तो इंशाल्लाह पीटा के थ्रू हम आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को प्रमोट करेंगे, और ये पाकिस्तान का पहला एक फ़ोरम है, जहाँ पर इंशाल्लाह
जो है इंस्टीट्यूट्स, मालकान और उनके मसलों को सुना जाए। बेहतरीन माशाल्लाह, एक गुड इनिशिएटिव है वहाब का, तो हम सबको भी चाहिए कि हम वहाब का इसमें साथ दें। जब आप फ्यूचर लर्निंग और अनलर्निंग के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि ये चीज़ वो है कि जो आपने गलत लर्न किया है उसको अनलर्निंग भी ज़रूरी है, करेक्ट पाथवे पे चलने के लिए। अच्छा, इसको मैं ऐड करूँगा आपके पिछले क्वेश्चन के साथ, क्योंकि आपने बात की थी कि वही हमने उसको कंटिन्यू करना था कि जो लोग जॉब सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी सीख लेंगे, टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो जॉब, ये उसके साथ रिलेट हुँ, करता है एक्चुअली में। देखिए, कॉन्सेप्ट एक डेवलप हो गया, मैं उसकी भी आपको इसकी एग्ज़ाम्पल हुँ, दूँगा। जैसे कि आज से काफ़ी साल पहले हुँ, लोग हाथों से काश्तकारी करते थे, बिल्कुल। खुदाई करते थे। जो भी उसका टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं कि बीज बोया जाता है, पहले काश्त की जाती है, ड्रिलिंग होती है, हुँ, फिर ट्रैक्टर आ गया। ऐसे ही, तो लोगों ने कहा जी कि जी जो 100 मज़दूरों का काम है वो तो एक ट्रैक्टर करेगा। बिल्कुल। तो 100 मज़दूरों का रोज़गार एक ट्रैक्टर खा जाएगा। हुँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ट्रैक्टर के आने से एफिशिएंसी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, आपकी जो है जो प्रोडक्शन थी गंदम की वो बढ़ी, या जो भी उसके अंदर उगाया जा रहा था उसकी हुँ, प्रोडक्टिविटी और टाइम बचा। हुँ, लेकिन जॉब अपॉर्च्युनिटी कैसे पैदा हुई? ट्रैक्टर चलाने वाले के लिए, यस। ट्रैक्टर टेक्नीशियन के लिए, ट्रैक्टर के पुर्जे बनाने वाले के लिए। तो मॉडिफिकेशन प्रोडक्ट के अंदर आ गई। इंडस्ट्री बढ़ती गई उस हिसाब इंडस्ट्री से। बढ़ती गई। वो मज़दूर जो थे, अगर जो लोग नहीं सीख रहे थे, वो वहीं पे रह के ऑब्सोलीट हो गए, हुँ, जो सीख रहे थे, वो आगे निकल के उसने उसको इसी तरह दूसरी एग्ज़ाम्पल, जब पहली दफ़ा कंप्यूटर आया, तो खाता सिस्टम बंद हो गया। हुँ, लोग एक्सेल को चलाते हुए ये घबराते थे कि खाता आ जाएगा तो एक्सेल वाला खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट खाते का। जिन्होंने खाता सिस्टम से अपने आप को एक्सेल पे कन्वर्ट कर दिया, वो लाखों रुपए कमाने लग गए। जो खाते भी रहे और जिन्होंने अनलर्न पे काम किया, वो ऑब्सोलीट हो गए। इसी तरीके से ये 2 एग्ज़ाम्पल ये साबित करती हैं कि इनोवेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी कभी भी जॉब को नहीं खाती। बिल्कुल। एक्चुअली में आपने अपने आप को चेंज नहीं किया। हुँ, तो आज के ज़माने में अगर आपने सर्वाइव करना है, तो ये 5 स्किल्स आपको हर सूरत सीखनी है, हुँ, और इसी डोमेन के अंदर अगले 100 साल हैं। अगले 100 साल। नंबर 1 डाटा साइंस, हुँ, नंबर 2 आपको एआई इंजीनियरिंग, नंबर 3 क्लाउड कंप्यूटिंग, नंबर 4 ब्लॉकचेन, और नंबर 5 जो है आपने अपने आप को इसके अंदर लेकर आना है, ये जो आपकी है टेक्नोलॉजी वेब 3.0। वेब 3.0 ये 5 टेक्नोलॉजीज़ अगर आप आज के ज़माने में अगर आप इस फील्ड में, और साइबर को भी आप नहीं भूल साइबर सकते। सिक्योरिटी अब तो देखें जी, साइबर तो पूरी वॉर हो गई है, अब तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं अब तो है। बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि साइबर का आगे क्या फ्यूचर क्या इसका फ्यूचर है? स्कोप है? देखिए, आपने वॉर जीती ही पाकिस्तान और इंडिया में साइबर के थ्रू साइबर है। के थ्रू। ये तो आपको भी पता है कि किस तरीके से साइबर के थ्रू आपने जैम करके सिस्टम जो है, आपके जहाज़ों ने स्ट्राइक की, उनके राफेल्स को गिराया। हुँ, उनकी टेक्नोलॉजी को जैम कर दिया आपने। तो इससे बड़ी एग्ज़ाम्पल क्या हो सकती है कि अब आपको साइबर टेक्नोलॉजी, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब कहती है कि साइबर सीखो। सर ये चीज़ें वो हैं जो 4-5 साल पहले भी हम लोग यही कह रहे थे आईटी वाले, टेक वाले, लेकिन हमारी जो यूथ है वो उनके सामने रियलिस्टिक एग्ज़ाम्पल नहीं थी तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर रही थी। लोगों को अब पता चला एआई क्या है, जब से ये चैट जीपीटी हाँ आया। जी। हम लोगों को तो आज से 7, 8, 10 साल पहले नहीं पता है कि एआई क्या है, किस तरीके से काम सर, करता पाइथन 25 साल पुरानी है। पुरानी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी लोग अभी पाकिस्तान में आपको एक अच्छा पाइथन का डेवलपर नहीं मिलता। ऐसे ही है। तो दिस इज़ द बिग एग्जांपल। हम बहुत लेट चीज़ों में इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी और वेट करते हैं, कोई नई चीज़ आई, डेवलपमेंट में तो कोई काम नहीं है। हाँ। मैं कहता हूँ चलो यार, आप ना डेवलप करो, लेकिन जल्दी सीख के आप मार्केट के अंदर तो आ जाओ। तो अच्छा दिस इज़ द रीज़न। आप मुझे लीडरशिप के बारे में बताएँ, आपका क्या माइंडसेट के बारे में बताएँ। एक लीडर बंदा है और उसने एक लीडर बनना है कल को फ्यूचर का, हुँ। उसमें क्या ऐसे टिप्स, क्या ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है, जो वो बंदा एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, एक अच्छा लीडर बन सके? सर, लीडरशिप के लिए आप दुनिया के जितने मर्ज़ी लीडर्स देख लें, उनके पास आपके पास जो ना उनसे चंद चीज़ें मिलेंगी, जो इंसान को लीडर, आप जो मर्ज़ी प्रोडक्ट, मैं कहता हूँ कि अगर आप कूड़े को भी अगर आप अच्छा बेचना आपको आता हो ना, तो आप कूड़ा भी बड़ा अच्छा बेच हुँ, सकते हुँ। हैं। तो अगर आप लीडर बनना चाहते हैं और एक अच्छा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो मल्टीपल में से कुछ चीज़ें मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ। अपने ऑडियंस को भी बताना चाह रहा हूँ कि वो ये चीज़ें अपने अंदर अडॉप्ट कर लें, तो उनको लीडर में किसी भी इंडस्ट्री में बन सकते हैं। नंबर 1 जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिसके बगैर तो आप लीडरशिप है ही नहीं। आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकते। वो है आपका पैशन। पैशन। यार, आज के दिन अवैस भाई, आज संडे है। हुँ, हम संडे वाले दिन रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इसको बिल्कुल। आपने डिलीट नहीं करना, जो ताकि देखिए। पता चले लोगों को हाँ, कि पैशन किसे कहते हैं। हुँ, आज संडे है, इस वक़्त 2 बज रहे हैं,
और हम संडे को मोस्टली लोग 99% लोग रिलैक्स रहते हैं। रिलैक्स रहते हैं। हम संडे को 12 बजे मुझे जो है वो आपके पास टाइम था और मैं एक मतलब 12 से 1 के दरमियान टाइम था और मैं आपके पास आ गया और हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारी एनर्जी से कहीं से भी ऐसे लग रहा है कि आज संडे है। नहीं, तो सबसे बड़ा चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और ना मैं आपको चार्ज कर रहा हूँ, ना आप मुझे चार्ज बिल्कुल कर रहे ऐसे हैं। ही, राइट? हम कुछ चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन हम एक बेनिफिट के लिए, बेनिफिट, सोसाइटी के लिए एक बात कर रहे हैं। ये एक पैशन है, पैशन। जिसने मुझे सुबह जगाया और मुझे अपनी फैमिली को साइड पे छोड़ के, उनको ये कह के कि मैं आऊँगा, फिर हम जाएँगे आउटिंग के लिए, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं यहाँ पे आया। बिल्कुल। और आप भी इसी तरह वाइस वर्सा। तो इसको कहते हैं पैशन। इस पैशन का पहली बात है कि आपने पैशन अपने अंदर लेकर आना है। काम करने का पैशन, पैसे का पैशन नहीं, क्योंकि काम 9 टू करने का। 5 जॉब करता है एक जॉबियन पर्सन और जो लीडर है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसको उसके 24 घंटे 7 24 डेज़ अ घंटे वीक जो है और उसमें पैसे का एलिमेंट नहीं होना पैसे के चाहिए। लिए पैसे का एलिमेंट मैं बाद में लेकर आऊँगा, अभी नहीं। पहले आपने पैशन लाना है अपने पैशन। काम के अंदर, अपने काम से पैशन। दूसरा, कंसिस्टेंसी हुँ, इज़ द की ऑफ सक्सेस। सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, मैं एक है ना, एक मुहावरा पढ़ा था कि व्हाट इज़ द डेफिनिशन ऑफ कंसिस्टेंसी? उसका डेफिनिशन का ये इसकी डेफिनिशन निकाली गई कि एक ही शिट बार-बार रिपीट करना, क्या बात उसको कहते हैं। तो आपने एक आपको पता है कि यार आप बोर हो रहे हैं, आप ग्लास को ऐसे बार-बार रख रहे हैं, ऐसे रख रहे हैं, बार-बार ऐसे रख रहे हैं, ऊपर-नीचे कर रहे हैं। आप कहेंगे यार मैं तो बोर हो गया हूँ, लेकिन आपने इसको करना है। ये है दूसरा। और तीसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तीसरा फैक्टर, और वो ये है एक इनोवेटिव माइंडसेट। कि आपने हर वक़्त ये नहीं है कि यार मैंने ये चीज़, ये प्रोडक्ट डेवलप कर दी है, तो अब मैं अगले 50 साल ऐसे हाथ रख के बैठ के खाऊँगा। नो एंड नेवर। भाईजान अब आईटी इनोवेशन और एआई का ज़माना इतना फ़ास्ट आ चुका है कि प्रोडक्ट यूँ सर आप पीछे रह जाओगे, आप नहीं करोगे आप कुछ। यूँ रिप्लेस होता नो है। रिप्लेस। सही बात। आपका माइंड हर वक़्त नए से नए आइडियाज़ और इनोवेटिव आइडियाज़ और प्रोडक्ट के अंदर रिफाइन कैसे आपने लेकर आना है, उसके ऊपर हर वक़्त काम करता रहे। ये 3 चीज़ें अगर आप आज के ज़माने, हाँ, तीसरा जो पॉइंट था, अगर आपसे आज से 100 साल या 50 साल पहले जाते तो समझ में आता था। हुँ, इनोवेशन पे इतना ज़्यादा काम नहीं था। काम नहीं था। लेकिन अब इतना तेज़ काम है कि आप एक दिन भी अगर आप अपनी प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे ना, तो प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाएगा। सर क्योंकि आईटी एक वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जो डायरेक्ट बाहर के साथ कनेक्टेड है। इवॉल्व सर, हाँ, अब आपका हर प्रोडक्ट आईटी के साथ एंगेज हो गया है। एंगेज हो गया है। बिल्कुल। आप कह ही नहीं सकते कि कोई भी प्रोडक्ट दुनिया के अंदर ऐसा है जो आईटी के साथ इवॉल्व नहीं है। हुँ, तो ये 3 फैक्टर्स के साथ अगर आप चलेंगे तो आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर प्लस लीडर बन सकते बन हैं। सकते हैं। बेहतरीन, वंडरफुल। बहुत बेहतरीन किस्म की आपके साथ हमारी डिस्कशन गई है। तो अब लास्ट में आप हमारी देखने वाली ऑडियंस को, हमारे स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स को और इनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्या गोल्डन टिप बताना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, मैं इनको एडवाइस यही देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपने अपने प्रोडक्ट जो बिज़नेस जो होता है ना, वो एक दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है दिखने में। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसके अंदर आपने अपना सब कुछ देना होता है। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर 94% जो लोग हैं, वो जॉबियन हैं और सिर्फ़ 4 से 6% लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं। हमारे स्टार्टअप जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि वो पहले साल ही आते साथ ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपका पहले साल में प्रॉफिटेबल आ जाता है तो आप लकी हैं। आपको कम से कम 2 से 3 साल इसको सर्वाइव करना है और ये ज़हन में रखना है कि इस प्रोडक्ट ने 2 से 3 साल बाद जाके आपको ब्रेक इवन पे पहुँचना है। तो पहली तो सबसे बड़ी टिप ये है कि अपने आप को, अपने स्टैंडर्ड्स को इतना हाई नहीं रखना। गोल्स को हाई रखना है, स्टैंडर्ड्स हाई नहीं रखने। गोल्स आपका बड़े ही होने चाहिए, विज़न आपका बड़ा ही होना चाहिए, लिमिटलेस होना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड उसके लो होना चाहिए, ताकि जब आपको वो गिरे तो आपको फ़ील ना हो, आप फिर दौड़ सकें। तो सबसे बड़ी टिप जो मैं अपने स्टार्टअप्स और नए एंटरप्रेन्योर्स को ये देना चाहूँगा कि अपने अंदर हम्बलनेस लेकर आएँ और शुरू के अंदर कोशिश करें कि आपने पैसा नहीं कमाना, आपने प्रोडक्ट इवॉल्व करना है। जैसे ही ऑटोमैटिकली 2 से 3 साल के अंदर आपका प्रोडक्ट इवॉल्व होता है और आपका कस्टमर बनना शुरू होता है, तो ऑटोमैटिकली फिर पैसों की बहार लग जाएगी आपके ऊपर। तो यही मेरी सबसे बड़ी टिप है आपके लिए। थैंक यू सो मच वहाब फॉर बहुत शुक्रिया कमिंग। जी। बेहतरीन किस्म का पॉडकास्ट हुआ। उम्मीद है कि हमारी देखने वाली ऑडियंस को बहुत इनसाइट्स मिले होंगे इससे। इंशाल्लाह जी, थैंक यू। इंशाल्लाह। थैंक यू।